नींद नहीं आती है, खर्राटा आता है, सांस लेते लेते सांस रुक जाती है, लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। फिर एकाएक झंझावात आता है, फिर उठना होता है। रात भर यही क्रम चला और फिर सुबह थकान, अनिद्रा, झल्लाहट, गुस्सा आना, और यह करते करते फिर हार्ट की बीमारी आ गई। कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है। ऐसी तमाम बीमारियां, जिसमें खर्राटा एक ऐसी बीमारी है जो अपने तो परेशान आदमी होगा ही, आमने जो अगल बगल होंगे उनको भी परेशान करेगा। आज हम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर बीपी सिंह, जो मिडलैंड हॉस्पिटल लखनऊ के संचालनकर्ता हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना किया है और लगभग 37-38 देशों में घूमकर सेमिनार से लेकर के अध्ययन, अध्यापन और अनुभव किया है। आज उनके साथ इनका बहुमूल्य समय मिला है। ऐसे मामलों में जो फेफड़े की बीमारियां हैं, क्या क्या होता है और व्यक्ति किस तरह से इससे बच सकता है, और मूल रूप से खर्राटे पर हम बात करेंगे। यह भी बात करेंगे, क्या खर्राटा आते आते व्यक्ति मर सकता है, क्या अटैक आ सकता है क्या। डॉक्टर साहब, शुभकामना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। काफी अनुभव आपका है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञता को धारण करने वाले आप हैं। वैसे तो हमारे पूर्वांचल के ही हैं, आजमगढ़ के, और लखनऊ में मिडलैंड हॉस्पिटल जी। तो बताएं, मूल रूप से हम बात कर रहे हैं फेफड़े, खर्राटा और ऐसे विषयों पर जी। तो जैसी बात की आपने कि ये पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो खर्राटा आना, जिसको कि हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छी नींद में सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, हम लोग के लिए ये पहला बहुत अक्सर ये बात कहते थे, तो थक गया, बहुत बढ़िया नींद आ रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब खर्राटा लेते हैं उस दौरान जो हवा सांस के रास्ते जाती है वो शरीर में रुकती है, उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है जब खर्राटा आता है। उसके द्वारा जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार दूसरे गंभीर परिणाम होते हैं। जैसे कि रात में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि रात में आपकी सांस की वजह से, सांस रुकने से नींद खुल गई और नींद खुल के आप जब उठे तो एकदम, जैसे अभी आपने कहा कि लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सांस नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब दोबारा नींद आने लगती, जैसी सांस रुकती है, आप जगते हैं तो सांस का रास्ता खुल जाता है और उसके खुलते ही फिर से जो है वो आपको फिर सुस्ती आती है, फिर नींद की तरफ आप जाते हैं और पूरी रात ये क्रम चलता है बार बार। तो उससे क्या होता है कि एक तो नींद आपकी टूट रही है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। दूसरी, इसकी वजह से कई बार लोग रात में पेशाब के लिए उठते हैं, कई बार जाते हैं औसत इंसान के मुकाबले। फिर ये जो है जो रात में रिस्क है वो ये है कि सडन डेथ होने का रिस्क है, जो अभी आपने कहा कि एक अपने आप में काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है अगर खर्राटा आ रहा है और स्लीप एपनिया है आपको काफ़ी सीवियर। उससे कुछ लोगों को पक्षाघात या स्ट्रोक, पैरालिसिस भी होने का डर रहता है। साथ में ये जो है फ्लक्चुएशन जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के साथ साथ होते हैं, हार्ट की गति इरेगुलर हो सकती है, तो ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। और दिन में इसका दुष्परिणाम क्या है, दिन में आपको जैसे सवेरे उठते हैं तो जैसे आपको सुस्ती लगती है, ब्रेन फॉगिंग कहते हैं कि दिमाग में धुंध सी छाई है और आप बहुत क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। और साथ साथ ये है कि जैसे कि चीज़ों को याद करने की, निर्णय लेने की क्षमता आपकी पुअर हो जाती है, फिर स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है इसकी वजह से। और साथ में जो है अगर कोई काम कर रहे हैं आप तो उस काम में एकाग्रता खत्म हो जाती है आपकी, उसका परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले बैठे बैठे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर सो जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। और ये भी एक रिसर्च का डेटा है कि 15 से 20% सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं जिनमें मौत हो जाती है उसका कारण स्लीप एपनिया है और स्लीप डिप्राइवेशन है। तो हमको इस मतलब रात को नींद पूरी नहीं हुई, यह कारण है कि स्टीयरिंग पर बैठे बैठे आदमी सो गया, रात को खर्राटा आया और उस वजह से थकान है, अनिद्रा की स्थिति है, तो दुर्घटना हो जाती है। आप किसी की जान ले सकते हैं, गाड़ी दूसरे पे चढ़ा दें
दें या आपके ऊपर कुछ हो अपनी जाए। जान लेना। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं मतलब खतरनाक मशीनों पे, वो लोग उन मशीनों से एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया में डिज़ास्टर हुए जो स्लीप के डिप्राइवेशन से हुए, जिसमें कि चेरनोबिल डिज़ास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी अपने यहाँ बहुत बार, मतलब एक बोइंग जहाज जब मैंगलोर में क्रैश हुआ उसके कारण भी यही था, स्लीप डिप्राइवेशन था। इन लोगों की नींद नहीं पूरी होती, तो उसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पहचानना भी बहुत आवश्यक है। ये अपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, तो इसमें जैसे इसके क्या कारण है? जैसे बच्चों में भी ये हो जाता है, पुराने लोगों में होता है, अधिक हेल्दी लोग होते हैं उनमें खर्राटा आता है, क्या इसका है, इसके कारण क्या है मूल रूप से? जी, जो बात आपने कही ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम बड़ों की बात कर लें, जिसमें कि बहुत सामान्यतया जो आधा तक जो आबादी जो है लगभग एक तरीके से प्रभावित है, काफ़ी संख्या में एडल्ट्स में। एक गणना है, एक मतलब सर्वे है, 2018 में प्रोफेसर बारबरा फिलिप्स जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा कि दुनिया में 1 अरब आबादी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अच्छा, 1 अरब आबादी को। केवल 2% लोग ही डॉक्टरों के पास जा रहे हैं अपने इस बीमारी के बारे में जानने के लिए। जी। तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया, क्योंकि जब ये पूरी दुनिया का डेटा है जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और सभी यूरोपियन देश जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, उनकी आबादी भी इसी में इंक्लूडेड है कि उनके यहाँ भी 2% ही आदमी जा रहा है। तो इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है और होने के बाद भी उसके लिए डॉक्टर से उसका जो है उसका जो उपाय पूछना, उसका इलाज पूछना, ये और भी कम है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी जिसके कि आप समझिए कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो मृत्यु का खतरा लगभग 4 गुना है। अच्छा, जो कि बहुत बड़ा है कि सामान्य आदमी के मुकाबले जिसको नहीं है, अगर उसका इलाज नहीं हो रहा है तो। और ख़ास बात यह है कि जो किस तरीके के लोग हैं, मोटे लोग ज़्यादा हैं इसमें। 70% से 80% जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो मोटे लोगों में है। 20% बिना मोटापे के भी ये हो सकता है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी के साथ में हो सकता है, चेहरे की बनावट के रूप में हो सकता है, रेट्रोग्नैथिया है कि और जबड़े की कुछ बनावट ऐसी है जिसमें कि सांस का रास्ता सकरा हो गया है आपका। तो ये भी हो कारण है, लेकिन ज़्यादातर लोग मोटे हैं, ये उसका एक हिस्सा। अच्छा, ऐसे गर्दन जैसे होती है, हाँ, इनकी शॉर्ट नेक, उनको हो सकता है। जी बिल्कुल। और जैसे बॉडी मास इंडेक्स की एक बात करते हैं हम लोग कि जो है बॉडी मास इंडेक्स जिनका 25 के ऊपर है तो ओवरवेट है, 30 तक, 30 से 35 जो है आप जो है वो ओबेसिटी है और माइल्ड ओबेसिटी है, और 30 से 40 जो है सीवियर ओबेसिटी है, और 40 के ऊपर मॉर्बिड ओबेसिटी है, बहुत मोटापा है। तो जैसे जैसे बढ़ता है मोटापा वैसे वैसे ये बढ़ता रहता है इसका प्रेवलेंस। खास बात यह है कि अभी बड़ा सामयिक विषय है कि मोटापा पूरी दुनिया में बढ़ा है और हमारे देश में भी बढ़ा है, और चूंकि संपन्नता बढ़ी हर तरीके के तबके में तो ये बढ़ा, और उसके चलते ये बीमारी भी बढ़ी। तो हम लोगों को उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में ये उम्र बढ़ने के साथ भी बढ़ती है, पुरुषों में ज़्यादा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया महिलाओं के मुकाबले। हालांकि महिलाओं में ये प्रतिशत जब वो हो जाता है मीनोपॉज, उसके बाद बराबर हो जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर हो जाता है, उसके पहले ज़्यादा। स्मोकर्स में ज़्यादा है, अच्छा, हाँ, अल्कोहल लेने वाले में ज़्यादा है। तो ये बहुत कुछ बीमारियां हैं, जैसे थायराइड की बीमारी में, हाइपोथायराइडिज्म में, मतलब जैसे स्मोकिंग में सिगरेट पीना, गांजा पीना, ऐसे मादक पदार्थों जो का सांस के द्वारा आप ले रहे हैं, और फिर दारू पीना, ये सब बढ़ा देता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को, इस बीमारी को। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। साथ में जैसे मैंने बताया कि कुछ हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की एक प्रॉब्लम में बढ़ जाता है तो स्लीप एपनिया हो जाता है। कुछ लोगों को किडनी डिजीज़ में हो जाता है, कुछ लोगों को जो है जैसे डायबिटीज़ में कि लगभग 2/3 डायबिटीज़ के मरीजों को स्लीप एपनिया रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों में अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है आपका, आपको 3 तरीके की दवाएं ब्लड प्रेशर की लेनी पड़ रही हैं, तो अपने स्लीप एपनिया का टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर रहने का। तो और कुछ दवाएं जो कि वजन बढ़ा देती हैं। अच्छा, इसका टेस्ट क्या है? काफ़ी महंगा है, कैसा है जी, इसका टेस्ट कितना समय लगेगा इस टेस्ट में?
इसके टेस्ट करने का तरीका एक तो क्वेश्चनेयर बेस्ड है कि हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि एपवर्ड स्लीपीनेस एक स्केल है, एक जो बर्लिन क्वेश्चनेयर है और स्टॉप बैंक क्वेश्चनेयर है, कि इससे मरीज से हिस्ट्री लेते हैं, बात करते हैं, उसके द्वारा आप एक अंदाजा लगाते हैं कि इसको हो सकता है। कंफर्म करने का तरीका इसको स्लीप स्टडी या इंग्लिश में पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं जी। इसमें 4 स्तर है पॉलीसोम्नोग्राफी का। जो सबसे अच्छा है लेवल 1 पॉलीसोम्नोग्राफी, ये स्लीप लैब में होती है और इसके अंदर जो है मरीज को डिफरेंट चैनल इस्तेमाल करते हैं कि ब्रेन की स्टडी ईईजी से, और मतलब नाक के फ्लो जो है कितना हवा जा रहा है, मुंह से फ्लो कितना जा रहा है, फिर हार्ट की रिदम क्या है, सांस का मूवमेंट कितना है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, और हाथ पैरों का मूवमेंट, यानी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग होती है उसमें पूरी रात। इसमें बेस्ट तरीका है कि रात में सोने के दौरान इस सेंसर लगा देते हैं मरीज को और सवेरे निकाल लेते हैं। अच्छा। फिर उसकी एनालिसिस में पता चल जाता है कि इस मरीज को अच्छा कोई चिप वगैरह रहता होगा जी, उसमें सेंसर होते हैं जो एक डिवाइस है उसमें अटैच हो जाते हैं और वो डिवाइस पूरी रात रिकॉर्ड करती है कंप्यूटर पे। इसमें एक अटेंडेंट मतलब सांस कब कब रुकी और किस फ्लो से सांस का आना जाना हुआ। और कई जगह जो हम लोगों के पास भी लैब में है कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलती है कि मरीज के शरीर में क्या परिवर्तन है। कुछ मरीज रात भर पैर पटकते हैं, कुछ हाथ पैर चलाते हैं, अच्छा, कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ उठ के चल देते हैं, तो ये भी होता है। तो फिर इसको आप पहचानेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हाथ पैर क्यों पटकते हैं? आपने ठीक कहा, हमने भी कभी कभी देखा है कि पैर पटकेंगे, हाथ पटकेंगे, ऐसे करके। ये कंडीशन है, इसको देखिए कई कंडीशन है, सब तो बता पाना इस वक्त मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि एक पीरियडिक लेग सिंड्रोम कहलाता है या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, थोड़ी सी मिलती जुलती चीज़ें हैं, बात दोनों अलग हैं। ये आयरन की कमी जब शरीर में हो जाती है तो काफ़ी कॉमन है ये। दूसरे बहुत सारे कारण हैं जिसमें ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है और वो सिग्नल्स जो ऑफरेंट आता है नीचे लिम्ब में, पैरों में, वो ब्रेन को सिग्नल वो अनइंटरप्टेड जाता है तो ब्रेन उससे स्टिमुलेट होकर ब्रेन पैर चलवाता है। उसका जो वो उसको डैम्पनिंग इफेक्ट है वो चला जाता है। तो मतलब ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये हो जाता है, लेकिन उसमें छिपा हुआ आयरन डिफिशियंसी काफ़ी लोगों में होता है जो खाली उसको करेक्ट कर दिए तो ठीक हो जाता है। अच्छा। और उसके अलावा भी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि इसको बीमारी को अगर आयरन ठीक भी है तब भी अगर हो रहा है तो भी उसकी दवाओं से कंट्रोल हो जाता है जी। तीसरा जो है एक रैम बिहेवियर डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है। उसमें क्या है, मरीज जो सपने में देख रहा होता है उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता है। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग अपने सोते साथी को मक्का मार दें, लात से मार के निकाल दें, गिरा दें, इस तरह। हाँ, तो ये रैम बिहेवियर डिसऑर्डर भी काफ़ी कॉमन है जो कि अनडिटेक्टेड है, मतलब ये स्लीप के दौरान। तो निद्रा एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और इसमें जो हम लोग जिसकी मुख्य रूप से मतलब चर्चा कर रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की है। लेकिन पॉलीसोम्नोग्राफी लेवल 1 जब करते हैं तो इन सब चीज़ों को आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेवल 2 क्या है, सिमिलर स्टडी है लेकिन वो घर पे हो सकती है अनअटेंडेड। इसमें अटेंडेंट नहीं होगा, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला आदमी है वो नहीं होगा। और लेवल 3 है जिसमें खाली हार्ट और लंग के पैरामीटर देखते हैं, उससे ब्रेन के पैरामीटर नहीं देखते हैं। वो मरीज के घर पे किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को इससे भी पहचाना जा सकता है। लेवल 4 में क्या है कि खाली पल्स देखा और ऑक्सीजन लेवल, इससे एक अंदाज़ा लग जाता है और एयर फ्लो से कि मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। ये लेवल 4 है। तो चारों तरीके के लेवल अवेलेबल हैं। विदेशों में प्रॉब्लम क्या है कि स्लीप लैब की संख्या हालांकि बहुत है हिंदुस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी वो कम है और मरीज बहुत ज़्यादा है। तो वेटिंग टाइम 6 महीने से साल भर भी हो जाता है। क्या विदेशों में मरीज इसकी ज़्यादा हैं? नहीं, भारत की अपेक्षा लगभग उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनके यहाँ काम करने का तरीका ऐसा है कि वो वेटिंग टाइम बहुत है। तो उनके यहाँ क्या कहते हैं कि जो स्क्रीनर है लेवल 3 या लेवल 4 आपको करा दें घर पे और उससे इलाज शुरू हो जाए। लेकिन उस मरीज को भी अस्पताल लैब में आके अपना जब ड्यू डेट होगी आपकी तो कंफर्म करना होगा। दूसरा ये है कि किसी मरीज को कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे मरीज को खर्राटा आ रहा है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में उसको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज़ है या लंग की डिजीज़ है, उसको जो है लेवल 3, 4 या उसमें 2 में नहीं जाना। आइडियली उसको लेवल 1 की स्टडी ही चाहिए ऐसे मरीज को। तो पॉलीसोम्नोग्राफी या स्लीप स्टडी इसको पहचानने का गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है। इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि इस मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं है तो किस लेवल की है, क्योंकि उसमें 3 ग्रेड हैं कि माइल्ड डिजीज है, एक चीज़ होती है एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स।
इसको नापते हैं कि कितनी बार सांस रुक रहा है 1 घंटे में आपका, जी। उससे द्वारा मतलब हल्का है, बीच का है या ज़्यादा है। तो इसकी संख्या AHI 5 से कम है तो नॉर्मल है, 5 से 15 है तो माइल्ड है, हल्का है, 15 से 30 है तो मॉडरेट या बीच का है, और 30 के ऊपर है तो सीवियर है। और उस दौरान ये भी देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन कितना कम हुआ, वो भी महत्वपूर्ण है। तो अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और पहचान होगी काउंसलिंग से, हाँ, और फिर मशीनी जांच जांच से। जी। आपके यहाँ तो बहुत भीड़ है, अब हम काफी समय लगा है, हमको भी समय लिए भी थे, तो कैसे लोग कर पाएंगे? नहीं, स्लीप के लिए ऐसे भी हम लोग के पास पूरा जैसे डॉक्टर साहब, कई बार हमने ट्रेन की यात्रा किया, पूरी रात सामने वाले साहब ने सोने नहीं दिया जी। वो खर्राटा आया, और हम जान भी जाते हैं कि तो बहुत मोटे हैं साहब, रात भर सोने नहीं देंगे, पता भी लग जाता है कि इनको ये दिक्कत होगी। बहुत बार ये भी देखा है कि मरीज जो खर्राटा वाला मरीज है वो सबका इंतजार करता है कि सब सो जाए तब हम सोएं जी। वो इस बात को जानता है कि हम अन्य लोगों को परेशान करेंगे। और कई बार बच्चों को भी हमने देखा है कि बच्चों को भी खर्राटा आ रहा है, तो उनका जीवन तो और भी भयावह है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी आपने, क्योंकि क्या है कि ये छोटे बच्चों में भी उतना ही कॉमन है जितना बड़ों में, जिसको कि लोगों ने नहीं जाना कि ये बच्चों में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मोटापा तो पूरी दुनिया में बढ़ा, अपने आप भी बढ़ा और बच्चों में भी बढ़ा, और उससे उनका भी सांस का रास्ता सकरा हुआ। और जिन बच्चों को लगातार गले की खराश और टॉन्सिल बढ़ने की प्रॉब्लम है, उन बच्चों में बहुत कॉमन है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाना। जी। बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? बच्चे में रात में खर्राटा आ रहा है, बच्चे में जो है रात में नींद अच्छे से नहीं हो रही, तो सवेरे बच्चा क्रैंकी है, बहुत अच्छा चिड़चिड़ा है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, और स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो घर वाले ये सोचते हैं कि इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, या बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा, परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब है। उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि उसका स्लीप एपनिया उसको परेशान कर रहा है। और उसमें बच्चों में इलाज बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स के बढ़ने की वजह से हो जाता है, जिसको कि सर्जरी से निकाल दें तो मरीज एकदम ठीक हो जाता है 100%। डॉक्टर BP सिंह जी से हमारी चर्चा हो रही है, उपसंहार की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तक कारण की बात आ गई कि इन कारणों से होता है, तो टहलना शुरू करें, भोजन पानी में थोड़ा सा परहेज करें, रात को कम खाना खाएं, यही सब हो सकता है। और फिर दूसरी चीज ये है कि आयरन वगैरह लेना चाहिए, जांच कराएं। अब डॉक्टर साहब हम इस विषय पर आते हैं कि कुछ तो दवाओं से ठीक हो सकता है जी, और दूसरा मशीन कुछ लोग लगाते हैं, उसका क्या है कि बिल्कुल नहीं ठीक होता है, मशीन का क्या रोल है? बिल्कुल सही बात आपने कही। एक्चुअली क्या है, देखिए सबसे पहले ये है कि अगर मोटापा है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें आपने कही ये बात कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर लें, हम लोग अपने जीवन को नियमित नियंत्रित रखें, वजन कम करें। अगर 10% वजन भी कम कर लेते हैं अपना, तो 25% का AHI कम हो जाता है, अच्छा। सीवियरिटी कम हो जाती है केवल 10% अपना वजन कम करने पे। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रही बात दवा की, तो अभी भी कोई सफल दवा नहीं है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। अच्छा। कुछ दवाएं रिसर्च में है जो ये कहती हैं कि AHI अगर आपका 50 है तो 25 हो जाएगा, लेकिन 5 के नीचे नहीं ला पा रहे। तो जो मरीज मतलब कम होगा, अस्थायी रूप से इसका निदान नहीं है। फिर उसके लिए क्या है कि जो हल्की बीमारी है उसमें कुछ आते हैं, जैसे डेंचर होता है, दांत लगाते हैं नकली, उसी तरीके का डिवाइस है मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस। वो मुंह में मरीज रात में लगा के सोता है, सवेरे उठता है, तो उससे थोड़ा कुछ लोगों को आराम मिल जाता है। एक वो तरीका है। अच्छा। दूसरा जो सबसे कॉमन है वो CPAP है, जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। रात में सोते वक्त एक मशीन लगा लेते हैं नाक में या मुंह में, या नाक या मुंह दोनों को कवर करते हुए, जो आपको सूट करता हो। अच्छा। ये मशीन लगा लेते हैं। ये क्या करती है मशीन, पूरी रात हवा का प्रेशर अंदर फेंकती है, जिससे कि आपके सांस का रास्ता रात में सोने के दौरान बंद नहीं होता, वो लगातार खुला रहता है। उस दौरान शरीर को ऑक्सीजन की अनइंटरप्टेड सप्लाई चलती रहती है। तो अपने आप में ये सबसे सफल इलाज है। इसमें अगर मरीज की प्रेशर रिक्वायरमेंट, उसको रास्ते को खोलने की रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है, तो सिंपल CPAP शायद काम न करे तो ऑटो CPAP की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस प्रेशर पे भी नहीं काम करता तो
पैप या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की मशीन की आवश्यकता होती है, जो लगाना पड़ता है पूरी रात। वही सबसे अच्छा इसका इलाज है। यात्रा वगैरह करने जाते हैं तो उस मशीन का कोई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेनों में उसके प्लग अवेलेबल हैं, उसको प्लग इन कर सकते हैं, हवाई जहाज में अवेलेबल है उसके लिए प्लग। अब वो अलाउड है पूरी दुनिया में कि आप ट्रेवल कर सकते हैं अपने साथ, जो CPAP रात में लगाएं तो ये सुविधा। अच्छा, या बैटरी वाली भी होगी? बैटरी की अवेलेबिलिटी यहाँ तो अभी नहीं है, कुछ बाहर जरूर अवेलेबल है। बैटरी के साथ आप CPAP यूज़ कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल बैटरी है, उसके साथ लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेन में भी प्लग इन करके लोग चलते हैं उसके लिए अलाउड है, उसका एडाप्टर आता है तो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसका अब फिर उससे क्या होगा कि मतलब जितना सांस चाहिए आपको, सांस में रुकावट नहीं आएगी, ऑक्सीजन प्रभावित नहीं होगा। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मशीनों के इस्तेमाल से बहुत बार लोगों का अनुभव इतना चमत्कारी लगता है उनको, कहते हैं कि जैसे लग रहा था हम अभी तक जीवन धुंध में जी रहे थे, एकदम अब क्लियर साफ साफ दिखने लगा है। अच्छा। सोचना बहुत अच्छा हो गया, बहुत मतलब काम करने में फुर्तीले हो गए, आप एक्टिव हो गए दिन भर, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ा लेते हैं, अपना वेट और फिटनेस आपका इम्प्रूव हो जाता है और आपका परफॉर्मेंस से हर चीज़ बेटर हो जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट? वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर मशीन लगाते हैं आप जी, कि उससे कभी कभी बहुत टाइट लगाते हैं तो प्रेशर सोर मास से हो सकते हैं, तो उसके लिए जेल पैड आते हैं, वो व्यवस्था है। तो रूटीन में कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक कोई ऐसा रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों का मुंह सूखता है लगाने से, उसके लिए ह्यूमिडिफायर है, तो वो ह्यूमिडिफायर के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह रहे डॉक्टर BP सिंह जी जिनसे हमने बात किया खर्राटे पर, जो सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब, अंतिम बात, पता लगा आप रात को 2 बजे 3 बजे जाते हैं, सुबह 9 बजे आ जाते हैं, दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, तो इस जो फिजिकल शारीरिक सौष्ठव आपका है, अगर देखा जाए चेहरे पर मुस्कान, कोई थकावट नहीं, इसके मूल में क्या है? नहीं, ये तो एक्चुअली पहले था ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जब भी सोऊं 7 घंटे तो कम से कम सोऊं। जो कहते हैं कि नींद की जो मात्रा कितनी होनी चाहिए आपके जीवन में, कहते हैं 1/3 जो है नींद में जाना चाहिए आपका समय, वो शरीर को रिपेयर करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ 7 घंटे सो लूँ। पहले नहीं था, जरूर मैं करियर की शुरुआत में ये स्ट्रगल था, 5 घंटे 6 घंटे ही सो रहे थे, लेकिन कभी भी ये कोशिश किया जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो उसको 7 घंटे 24 घंटे में पूरे कर लूँ। और रही बात जो है कि ऊर्जा बनी रहे, तो व्यवस्थित लाइफस्टाइल, बाकी सब कुछ है, खाना पीने में सब कंट्रोल है। और साथ में ये कभी मैंने सोचा नहीं कि शारीरिक थकावट भी कोई ऐसी चीज़ है जो रूटीन में एक्स्ट्रा है, या मन से थकावट ज़्यादा रहती है लोगों को काम करने में, कभी ये फील नहीं किया कि थक गए। मतलब सोचेंगे तो थकावट आएगी, और मन से उत्साह के साथ काम करेंगे, थकावट नहीं। मन से काम करेंगे तो कभी थकावट नहीं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, जैसे भोजन में शाम को कितना लेते हैं, क्या है? शाम को कम खाते हैं, केवल जैसे 2 रोटी और सब्जी कोई खा लिया, बस, इससे ज़्यादा नहीं खाता मैं रात में। इतना ही लेना? इतना ही लेना, वो जितने कैलोरी की आवश्यकता है, 2 रोटी उतनी। और रात को ही कम खाना, रात में, और थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। एक इस बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछ ली खाने की। रात में खाना जल्दी सबको खाना है। एक रिसर्च कहता है कि आप सवेरे 10 बजे अगर 2 रोटी खाते हैं और उससे जो शुगर पीक लेता है, वही खाना रात में अगर 10 बजे खा लेंगे तो वो 3 गुना पीक लेगा शुगर उसी खाने से। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है शाम को, तो जितना जल्दी खाएंगे उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में खाना खा लीजिए। तो ये कोशिश करते हैं हम लोग कि 8 बजे तक अपना रात का खाना खा लें, फिर टहलते रहें, काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, और वक्त पे सोने जाए। तो दोस्तों, यह रहे डॉक्टर BP सिंह जी, आपने हमें समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। 2-3 बातें छन करके आई कि अगर इस तरह की बीमारी, हम और भी चेस्ट इत्यादि पर बात करेंगे अगले चरण में, समय ले लेंगे, लेकिन एक बात छन करके आई कि अगर खर्राटे से आप परेशान हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जांच कराने के बाद ही तय होगा कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं, और जांच के बाद ही तय होगा, जब वो मशीनें लगेंगी, कि आपको किस तरह की मशीन की आवश्यकता है। बिल्कुल जी, कुछ बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, जिन लोगों को इससे भी काम नहीं चलता। लेकिन यही सबसे, पूरी दुनिया में सबसे सफल जो है वो इलाज CPAP है आज की तारीख में। बाकी सब थोड़े परसेंटेज में मतलब आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।